Hello Ji, Assalamu alaikum and welcome to another online session of engineering physics. Uh, Previously we have discussed about the units, the symbols, and we have discussed about the rectangular components of any vector. We have discussed about the difference between the scalars and the vectors, and we have discussed about the different scenarios attached with the angle, attached with the components that we attached in the different quadrants, and we have also discussed four different phenomena, regarding with the four different quadrants. Also we have discussed about the oblique axis, and we have discussed about the angle other than the right angle triangle, and we have discussed about the sine laws, and we have discussed about the cosine laws. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे थोड़ा सा फर्दर, और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या जो है एनालॉजीज हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के। ठीक है, ये हमारे पास जब आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होगा along x, एक कंपोनेंट होगा along y, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तब आपके पास मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और अंडर रूट और ए बन जाता है, जो कि ये हमारे पास इधर शो हो रहा है। और आपको याद होगा मैं हमेशा एंगल की बात कर रहा था फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस मैं एंगल ड्रॉ किया करता था। तो मैं एंगल जब ड्रॉ करूंगा तो वो मैं अपनी तरफ से पहले ले रहा होता था, लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग द tan फॉर्मूला ए वाई ओवर ए एक्स। इसको मैं थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करूँ तो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन असिस्टेंट। ओके जी, देखें ये जब हमारे पास इस तरह के कंपोनेंट्स बन रहे होते थे, मैं अगर ये एक कंपोनेंट बनाऊं, एक ये कंपोनेंट बनाऊं, ये मेरे पास एक y कंपोनेंट बन रहा होता था। इफ दिस इज y एंड इफ दिस इज x, तो मैं कहता था कि ये मेरा अगर ये a वेक्टर है तो मैं कहता था दिस इज माय ए वाई और दिस इज माय ए एक्स। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है जो वो निकाल रहा है दोनों चीज़ें, वो ये निकाल रहा है कि अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो ए एक्स ए वाई, तब आप अपना इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपके पास हाइपोटेन्यूस रूल होता है। हाइपोटेन्यूस रूल जो है वो आपका अप्लाई होता है इन विच you have at least one 90 degree angle in your triangle। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, और ये जो आता है a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला वही वाला है जो मैंने आपको इधर अभी दिस वन ये जो दिखाया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर मेरे पास ये जो एक ए वेक्टर है, ये बेसिकली कुछ ड्रॉ कर रहा है, थीटा, कुछ ड्रॉ कर रहा है थीटा। अगर हम इसको लिखूं तो थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह हम लिखेंगे कि फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें पता चलेगा कि हमारा थीटा है वो एक्चुअली क्या है। तो ये थीटा अगर हमारे पास अननोन हो, सबसे पहले तो मैं आपको निकाले करते थे हम, आपको वैल्यू दे दिया करता था मैं थीटे की। तो अब आप अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे यूजिंग द tan फॉर्मूला दिस ओवर दिस, यानी कि दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, हमेशा से यही फॉर्मूला हमारे पास चलता हुआ आ रहा है, वही फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे। तो tan थीटा जो होगा मेरे पास, tan थीटा a will be exactly a y by a x। ओके जी, so this is all concept about
द कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास ए निकालना हो और अगर मैंने अगर थीटा निकालना हो तो आई कैन इजीली गो फॉर दिस वन। लेकिन ये हमारे पास इस केस में जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इफ आई डोंट हैव द राइट एंगल ट्रायंगल, then you will use your sine law, and then you will use your cosine law। ठीक है, उसकी मदद से आप अपने अननोन वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। इस तरह का कोई भी केस आपके पास हो सकता है जिसके अंदर आपका जो एंगल है वो अदर देन 90 है, कुछ भी हो सकता है अदर देन 90 है। ठीक है, कोई वैल्यू हो सकती है -90 से लेकर कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, लेस देन या ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। ठीक है, बल्कि इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो हम इसको अगर मज़ीद एलैबोरेट करें तो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये हम इसको कहते हैं थीटा कहते हैं। इट शुड बी लाइक एनी एंगल 90 और एनी एंगल बिलो 90। ठीक है, ये बेहतर इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो 90 अगर होगा तो फिर वी विल यूज सिंपल, इनके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। इफ देयर इज एनी 90, उसका आंसर तकरीबन सेम आएगा, बट जब भी आपके पास अदर देन 90 होगा तब तो ये तो लाजमी मसला है। ठीक है, ओके, अब हमारे पास था ये एग्जांपल्स जो थी, ये थी हमारे पास कंपोनेंट्स की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, तो ये मेरे पास कहानी इस तरह आ जाती थी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शंस, अगर मैं अपनी प्रोजेक्शंस की बात करूं तब अब मेरे पास कहानी क्या होगी, ये डिस्कस करना इज क्वाइट नेसेसरी। ठीक है, कंपोनेंट के केस में तो आपको मैंने कहा था कि आपको एग्जांपल और इवन के कुछ हमने कंसेप्ट्स याद कर लिए थे कि कंपोनेंट्स जो होंगे, ये मैं इसको यहाँ पे यूं दिखा देता हूँ, जो कंपोनेंट्स अलोंग और पैरेलल। ठीक है, ये हमने हमेशा से याद रखनी है चीज। ठीक है, जो याद करने वाली है। और प्रोजेक्शंस जो होते हैं, इट इज ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर मेरे पास जो पिछला मेरे पास केस था, जो मेरे पास ये वाला केस था, अब ये देखें ये 90 है, दैट मींस कंपोनेंट्स एंड द प्रोजेक्शन मस्ट हैव द सेम वैल्यूज। ठीक है, लेकिन आपको मैंने एक और केस डिस्कस किया था क्लास में, अगर आपको याद हो, व्हेन एवर यू हैव योर रेफरेंस एक्सिस, ये ए था और ये बी था, वो जहन में होगा, और मेरा कोई यहाँ पे ऐसे कोई वेक्टर था, देन जब कंपोनेंट्स होंगे, एक तो लाइन आपकी इसके ऊपर होगी, ये होगा कंपोनेंट अलोंग, और ये हमने इसके ये पैरेलल बनाया था। तो इट इज नॉट 90, ये 90 नहीं है, दिस इज नॉट 90। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ से एक ऐसा वेक्टर, आप ऐसा कंपोनेंट या ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर 90 बना रही है, तो देन वी कैन से दैट इट इज नाउ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लियर डायग्राम बनाएं, तो हम क्लियर डायग्राम बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बन जाए। ठीक है, यानी कि अभी देखें, मैं एक ये ड्रॉ करता हूँ और एक ये ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। हम एक क्लियर डायग्राम बना के तो वो चेक कर लेते हैं। ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक वेक्टर है, और इसके कंपोनेंट्स अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक ये आ जाएगा, ठीक है, और एक इसके एग्जैक्टली पैरेलल आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज माय, अगर मैं इसको ए, कैपिटल ए का नाम देता हूँ, तो ये जो मेरा होगा, ये दिस इज बेसिकली ए बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसके बाद ये जो लाइन है, इसको मैं कह सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग स्मॉल ए। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स। अब अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए, तो प्रोजेक्शन जो होता है, इट इज ऑलवेज ये जो लाइन है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अभी हम कह सकते हैं कि इस आपने जो ए की प्रोजेक्शन बनाई है ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ
projection of A on B, projection of A on B, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी। तो अगर इस केस में देखा जाए तो ए बी पी बी के बराबर जरूर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ए बी पी बी के बराबर जरूर होगा, लेकिन ये जो लाइन है ये डिफरेंट होगी फ्रॉम दिस ए, बट ए लाइन is not equal to your PA लाइन, ठीक है। ये आपस में दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये देखें ये ये इसका कोई और एंगल है अदर देन 90, तो ये PA हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए कह सकते हैं इसको, और ये वाली जो हो जाएगी ये PB हो जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आ जाएगी ना, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इट इज ऑलवेज 90 टू योर एक्सिस जिसके ऊपर आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हमेशा 90 के साथ बनाएगा। तो जब भी वैसे अदरवाइज जब जितने भी आपके अगर तो स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, तब तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट्स सेम बन रहे होंगे, बिकॉज जो भी आप बनाएंगे वो एक्चुअली ये वाला जो होगी साइड ये 90 ही आ रही होगी, तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। इस तरह की सिचुएशन आएगी तब जिसमें आपके पास यू हैव द डिफरेंट एक्सेस, तब इस केस में प्रोजेक्शन डिफरेंट होगा और कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है अबाउट प्रोजेक्शंस और कंपोनेंट्स, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आगे क्या मजीद चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट का क्या हमारे पास कहानी है और वो किस तरह हमारे पास होगा। इफ वी हैव अब ये एक इसमें वेक्टर की कहानी डिस्कस हो रही थी। इफ आई हैव माय टू वेक्टर्स, एक ये मेरे पास वेक्टर आ गया, एक ये मेरे पास वेक्टर आ गया, ठीक है, ए और बी। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। यहाँ से कुछ एंगल इसने ड्रॉ किया हुआ है, मैं कहता हूँ थीटा, यहाँ से कुछ एंगल इसने ड्रॉ किया हुआ है, मैं कहता हूँ अल्फा, यहाँ से थीटा, यहाँ से अल्फा। अब ये तो दोनों हमारे पास दो वेक्टर्स बन रहे हैं, टेढ़े बन गए, लेकिन इसको आप स्ट्रेट ही कंसीडर कीजिएगा। अब इसका कोई रिजल्टेंट होगा, इसका इफेक्ट होगा एक, इस बेसिकली r is equal to a plus b। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट इन द इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दिस इज द इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है इन दोनों को ऐड करने का। तो अब आप इन दोनों जो वेक्टर्स हैं उसके साथ आप r कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, आप देखिए इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपना अलजेब्राइक मेथड है, ठीक है, एक तो ये है कि इसमें अलजेब्राइक मेथड है, इसमें तो एक तो है वो अलजेब्राइक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आगे हो गया उसके अंदर, उसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, ये दो मेथड जो हैं वो हमें डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। अब आप कोई भी इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, या अलजेब्राइक मेथड अडॉप्ट कर लें या ज्योमेट्रिक मेथड अडॉप्ट कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। अलजेब्राइक मेथड में हमारे पास क्या होगा, आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। आपने जो सबसे पहले आपने टेक योर वेक्टर ए, आप पहले ए लें, उसका ए एक्स निकाल लें, ठीक है, आपको ए एक्स पता चल जाएगा। और इसी तरीके से आपने इसका ए वाई भी निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप अब लें टेक योर वेक्टर बी, इसी तरीके से इसका एक एक्स कंपोनेंट निकाल लें और एक इसका जो है वो वाई कंपोनेंट निकाल लें, ठीक है। ये कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ये ए एक्स स्मॉल ए एम है। जब फ्रैक्शन आएगा तो फिर आप बेसिकली चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको पी से डिनोट कर लेते हैं प्रोजेक्शंस को, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो आपका रिजल्टेंट बन रहा होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, ए एक्स को बी एक्स के अंदर ऐड कर दें, प्लस ए वाई को बी वाई में ऐड कर दें, ठीक है। और ये अलग अलग करने हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि दिस इज योर एक्स कंपोनेंट जो आपने ऐड किया और दिस इज योर वाई कंपोनेंट, और वो बेसिकली मेरे पास आर बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये दोनों चीजें निकाल लेंगे
तो इसको मैं डिनोट करूंगा, इसको मैं इस चीज को जो है मैं डिनोट करूंगा, इस चीज को, दिस इज योर आर एक्स। बेसिकली ये जो होगा ये आपका आर एक्स बना रहा होगा, यानी कि अब रिजल्टेंट भी बेसिकली एक लाइन है ना, या एक वेक्टर है, तो उसका भी एक एक्स कंपोनेंट होगा और इसी तरीके से इसका भी एक वाई होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आप इस तरह मैग्नीट्यूड ले सकते हैं जैसे आपने सिंपल वेक्टर्स की फॉर्मेशन में लिया। और इसके साथ अगर आपने कोई एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि आप रिजल्टेंट भी एक एंगल ड्रॉ कर रहा होगा फ्रॉम एनी एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिससे भी, तो वो हमारे पास आ जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक होगी बात। ये केस है इन विच यू हैव द राइट एंगल ट्राइंगल, इस आर का जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये सर्टेन एंगल है, यहाँ पे tan थीटा लिखना है, सॉरी आर नहीं होगा, दिस इज tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है, ये इसका आर वाई है एंड दिस इज योर आर एक्स। ठीक है, ये आप इस तरह कर लेंगे। हैंस अगर तो आपको नहीं समझ आ रही, तब ये अगर आपने मतलब अदर देन 90 है, तो तब आपको आर का पता नहीं चलता, आप एग्जैक्टली और ड्रॉ भी नहीं कर सकते, तब आप अपना यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन जो है वो यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, ये क्या है, ये आपको मैंने ड्रॉ किए हैं। ये तो आप क्या करते हैं, बिकॉज ये दोनों की जो साइड्स हैं या इन दोनों के जो एरोज हैं, दैट एक्चुअली हेड टू टेल नहीं बना सकते। तो आप क्या करते हैं, इनका रिजल्टेंट, अब ये जो मैं तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली द ज्योमेट्रिक मेथड। ये मैं आपका ज्योमेट्रिक मेथड डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, दिस इज माय ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द आर, ऑफ फाइंडिंग द। ठीक है, आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इस तरह का केस बना के x प्लस बी एक्स करके और y प्लस बी वाई करके। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये ज्योमेट्रिक मेथड है, ये दोनों सूरतों में बेहतरीन है। यानी कि अगर तो जो रिजल्टेंट है वो 90 के साथ है, ये वाली कंडीशन है, दिस वन, तो भी ये इसमें लग जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड। और वैसे भी ज्योमेट्रिक मेथड अगर अदर देन 90 हो तो भी इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं अडॉप्ट करने के एक इसके वेक्टर को। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं जो डिस्कस करता हूँ ना एंगल की, ये वाले इस वाले एंगल की जो मैं बात डिस्कस करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये 90 वाला है, तो ये हम बेसिकली जो केस देख रहे होते हैं अदर देन 90, वो ये वाला केस होता है। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जब दोनों रेफरेंस एक्सिस अदर देन 90 होते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला केस है हमारे पास, दिस इज ज्योमेट्रिक अप्रोच जो मैं इसमें अभी यूज करने लगा हूँ। ये ज्योमेट्रिक अप्रोच में यूज करने लगा हूँ। अब ये अगर मैं इधर ही बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ बनेगा ऐसे, और फिर ये क्योंकि यूं है तो ये बनेगा ऐसे। अब एग्जैक्टली इसके पैरेलल आपने ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसके एग्जैक्टली अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा होगा, और ये जो चीज है दैट इज बेसिकली माय रिजल्टेंट। ठीक है, ये जो होगा मेरे पास ये आर बन जाएगा, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक अप्रोच। और फिर आप उसमें ये एंगल निकालेंगे, फिर आप ये एंगल निकालेंगे, फिर ये एंगल निकालेंगे, तो आप कैलकुलेट करते हुए अपने इस आर के फाइंडिंग्स पे चले जाएंगे, साइन ला को साइन ला लगाते हुए। तो दिस इज योर बेसिकली ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको आप लोगों ने अपने इन क्वेश्चंस के ऊपर लगाना है। ठीक है, देखें इसमें ये सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, और ए एक्स प्लस बी एक्स। ये देखें, अगर इस तरह के मेरे हमारे पास सीन हो तो आप इसमें ये फॉर्मूलाज लगाएं जो आपको भी मैंने डिस्कस किए हैं, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट योर आर रिजल्टेंट। ठीक हो गया बात है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर होता है जैसे मैग्नीट्यूड 1 होता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, और बेसिकली शो कराने के लिए होता है कि एक्चुअली योर ये बेसिकली इट्स अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ या एक कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ वेक्टर। अब यानी कि ax इज अ मैग्नीट्यूड, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आयत। आयत इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर अलोंग x, j is the unit vector along y,
Z is the K is the unit vector along Z। ठीक है, तो इसी तरीके से ax प्लस आप वेक्टोरियल फॉर्म में इन दोनों को ऐड कर दें जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वो आपका rx ry बन जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इससे रिलेटेड आप ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी डिस्कस कर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक वो है जी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए कुछ चीज़ें जो कि हमारे पास ज़रूरी था, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ प्रोसेस जो है मैं आपको उससे रिलेटेड जो है वो दे दूंगा। आपने कुछ उसकी और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से केस में हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दिस इज प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। Vector addition develops naturally from the problem of combination displacements and will be useful for calculating many other vector quantities। ठीक है, अब आपके पास जब एक दो वेक्टर्स हों और आप उनको प्रोडक्ट करना चाह रहे हो तो इसमें दो केसेस होता है। प्रोडक्ट का मतलब यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उसमें दो केसेस होते हैं, इन विच यू कैन इजीली टेक योर स्केलर प्रोडक्ट एंड इन विच यू कैन टेक योर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है चीज़। स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए हैं, इस डॉट ए डॉट बी, और बेसिकली और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, बेसिकली वो है कॉस थीटा। सही हो गया बात। तो ए डॉट बी को जब हम स्केलर प्रोडक्ट को शो करेंगे तो बेसिकली दिस इज ए बी मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा अल्फा साई कुछ भी हो सकता है बीच में का। तो उसने वो यहाँ पे इसकी डिफरेंट इलस्ट्रेशन बनाई हुई है। देखें ये पहले हमारे पास दो हैं वेक्टर्स, अब ये जो दो वेक्टर्स हैं उसके बीच में कुछ एंगल होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब इसका जो बी का जो आपस में बी का जो कंपोनेंट बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वो हमारे पास बी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि इसका ये वाला कंपोनेंट और एक दो होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये वाला बनाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं बी कंपोनेंट अलोंग ए। सही है। इसी तरीके से अगर इसका बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं एथ कंपोनेंट अलोंग बी। सही। तो ए डॉट बी अगर हम करना चाहें तो बेसिकली इनका मकसद क्या है आपस में, वो यही है कि एक चीज एक उसका कंपोनेंट जो है वो दूसरे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट वी मस्ट ड्रॉ। ये आप देख लीजिएगा, वो कहता है कि हम इसको ड्रॉ करेंगे और एक का कंपोनेंट लेंगे दूसरे के कंपोनेंट के साथ। ठीक है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन शो करना चाह रहे हैं ये इसके साथ। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, और इसमें आप थीटा की वैल्यूज को ट्रिगर करते जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या है। और अगर फोर्स हो मेरे पास एक और उसको हम इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस शो करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वी कैन इजीली टेक ओवर डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, और उसमें कॉस थीटा के साथ हमेशा वो चीज़ वैल्यू आती है। तो आप इसमें वैल्यू शो करेंगे, अब आपको कॉस की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होगी, कॉस की वैल्यू 90 पे क्या होगी, तो आपको पता चलेगा इन किस किस केस में वो मैक्सिमम होगा और किस केस में वो मिनिमम होगा। ठीक है, कॉस 0 जो होगा वो हमारे पास मैक्सिमम का केस हो, और कॉस 90 जो होगा वो हमारे पास वो 0 का केस होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब भी मैं अगर इनको वेक्टोरियल फॉर्म में शो करना चाहूँ आई डॉट आई, यानी कि एक ही वेक्टर को दूसरे की वेक्टर डायरेक्शन में, तो वो मैक्सिमम होगा। एक को अगर दूसरे डायरेक्शन में दिखाना चाहेंगे तो उसका कंपोनेंट 0 होगा। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी कुछ नॉर्म्स हैं, इसको मजीद भी डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास के अंदर भी। वेक्टर प्रोडक्ट से आगे चलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट से आगे चलेंगे। इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है वो 90 आपके परपेंडिकुलर टू द बोथ दीज वेक्टर्स होती है, यानी कि ए और बी अगर हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा इन दोनों के 90 डिग्रीज होगी। तो दैट मीन्स साइन थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, ए क्रॉस बी साइन थीटा, और साइन थीटा 0 के ऊपर 0 होता है और 90 और मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स इनकी जो डायरेक्शन होगी, इफेक्टिव डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी।
ठीक है, तो ये आपने इसको भी देख लेना, पुरानी चीज़ें सारी आप लोग पढ़ के आए हैं एफएससी में भी। तो आई क्रॉस आई सेम, if these two vectors are in the same direction, then that means that their angle drawn between these two vectors is 0. तो 0 का मतलब क्या है कि sin 0 is 0, अगर 90 होगा तो होगा हमारे पास मैक्सिमम। तो I क्रॉस J इज इक्वल टू के, J क्रॉस के, I बेसिकली इसको सर्कल के तौर पे शो करते हैं ऐसे बना के ना। मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं इसको आपको शो करा सकता हूँ कि हाउ एक्चुअली इसकी इफेक्टिव डायरेक्शन क्या होती है। इसकी इफेक्टिव डायरेक्शन क्या होती है, आई जे एंड के, यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब हम इनको उल्ट करना चाहेंगे, के क्रॉस जे कर देंगे तो फिर ये माइनस आई बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पहले कंसेप्ट पता है और मजीद इसमें जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। और ये आप सिंपल एज पॉसिबल इसको एज अ डिटरमिनेंट भी शो कर सकते हैं, आई जे के, और इनके साथ इनके मैग्नीट्यूड्स ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, अगर तीन कंपोनेंट्स इसे तीन एक्सेस है तो, ठीक है। तो अब आप ये सारी एग्जांपल्स भी करें और सिंपल सी हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो कुछ मुश्किल होगी तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप जो है ये मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और इनकी सारी एग्जांपल्स करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट है और दोबारा हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट को इन अदर जो हम लेक्चर है उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ बचती है हम उनको मजीद देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स मजीद कर लेंगे। तो इस फॉर्म में हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में कंपोनेंट्स ही हैं मेजरली जो आपने डिस्कस करने हैं, यूनिट्स और यूनिट्स एंड सिंबल्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे, दैट विल बी मोर अबाउट द डायनामिक्स और उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशंस को देखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।